नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम यूपीएससी के लास्ट ईयर क्वेश्चन जो हम डिस्कस सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की हुई है उसमें जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 2015 के पेपर के डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मार्केट मैनेजमेंट इन डेवलपिंग द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। ये तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट है कैन ई कॉमर्स हेल्प इन ओवरकमिंग दिस बोटल नेक। तो आपको डिस्कस करना है। सबसे पहले इंपेडिमेंट्स बताने हैं, कितनी रुकावटें हैं मार्केटिंग में, सप्लाई चेन में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, और क्या ई कॉमर्स उस बोटल नेक को ओवरकम कर पाएगा। तो इस सबको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ फूड प्रोसेसिंग। जितने भी रॉ मटेरियल हैं, आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हों या आपके लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हों, उनमें अगर वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाएं या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ मटेरियल मिला दिया जाए जिससे उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो गई, पैकेजिंग फूड बन गया है बेसिकली अब वो। तो उस फूड प्रोसेसिंग में होता क्या है, कोई भी रॉ मटेरियल को हमने एक इंडस्ट्री में ले गए, उसको पैकेज फूड बनाने के लिए हमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जिससे वो पैकेज फूड बन गया, इवन उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई है। अब आपने फॉर एग्जाम्पल मैं लाइफ स्टॉक का लेता हूँ, दूध है, शेल्फ लाइफ कितनी होगी, अगर आप उबाल लेते हो 2 दिन हो गई, 1 दिन हो गई, है ना। बट उसी को मैं अगर पैकेज फूड में कुछ मटेरियल एडिशन करके, वैल्यू एडिशन करके उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा दूँ, टेट्रा पैक वाले एग्जांपल हो गए इसमें आपका। ठीक है, तो ये सारा क्या किसका मटेरियल बन जाता है, सारा फूड प्रोसेसिंग के थ्रू होता है ये। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडिया में अगर बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी का 13% तो एक्सपोर्ट होता है और 6% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जाती है इसमें। इसका मतलब एफडीआई इन्फ्लो इसमें अब एट द एंड मतलब बढ़ता ही जा रहा है, जिससे जॉब भी बढ़ती जा रही है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है, सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो हेल्प करेगा आपकी एम्प्लॉयमेंट में, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी बढ़ेंगे इससे, और जितने भी वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा वो इसमें काम किया जाएगा इस पर। तो एट द एंड गोल क्या है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये लिख देंगे। देन आपसे पूछा गया है व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स। हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे, जैसे आपका फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन वाला हो गया, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपका फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन, मतलब टुकड़ों में फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि आपने देखा है कि 78% स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर्स लगा लीजिए, ठीक है, लार्ज नंबर है। तो आपका 25 मिलियन एंटरप्राइजेज हैं जो कि मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड है, तो डोमिनेट कर रही हैं इस मार्केट को। अब रूरल एरियाज़ में है, ये छोटे छोटे इनके खेत हैं। अब ये इतना तो है नहीं कि ये वहीं पे ही अपनी इंडस्ट्री लगा ले या प्रोसेसिंग करके अपनी फूड को, उसकी पेरिशेबल लाइफ है जो उसकी शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा लें, पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी लाइफ। बट ड्यू टू डिसकनेक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, उसमें रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, तो प्रोडक्ट को पहुंचने में टाइम लगेगा। ठीक है, और पेरिशेबल लाइफ उसकी बहुत कम है, शेल्फ लाइफ बहुत कम है, तो उसमें इशू आएंगे काफ़ी। तो इसलिए क्या बताया गया है इसमें, इनएफिशिएंसी, इससे इनएफिशिएंसी बढ़ती जा रही है अपनी इंडिया की इकोनॉमी में, जिससे क्या होगा, अब कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। अब क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज़ कैसे हो रही है, अब गांव में, दूर दराज के गांव में, रूरल एरियाज़ में देखा गया है कि प्रोडक्ट तो उगा रहे हैं, बट अब फार्मर के पास तो इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट करके ले जाए। तो एक मीडिएटर आएगा वहाँ पर, मीडिएटर क्या करेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा लेगा अपनी, तो उससे इंक्री कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है ना। अब वो प्रोडक्ट को लेके जाएगा मार्केट में, अब वहाँ पे वो सेल करेगा। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने बताया था 78% प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनको इश्यूज़ हो रहा है इससे। इशू क्या हो रहा है कि सस्ते दामों पर वो प्रोडक्ट बेचने पड़ रहे हैं एक मीडिएटर को, बिचौलियों को, ताकि वो बड़ी मार्केट में लेके जाएगा उन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, अब वो कैसे ही लेके जाए, रोड कनेक्टिविटी से लेके जाए, अपने ट्रैक्टर में लेके जाए, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पा रहा है स्मॉल होल्डर्स को, जितने भी फार्मर्स हैं उनको इंटरमीडिएरीज आ रहे हैं बीच में, उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये है आपका फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन का इशू। देन आ जाता है आपका इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा होगा पुअर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अब गांव में, पंचायत में लगा लो या तहसील में लगा लो कि अगर एक कोल्ड स्टोरेज का एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन कर दी जाए, रोड कनेक्टिविटी कर दी जाए, वेयर हाउसेज बना दिए जाएँ, तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जो इशू हो रहा है, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, उनको बचाया जा सकता है फूड वेस्टेज से। तो ये आ जाएगा आपका पुअर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट।
देन आपका आता है लिमिटेड रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट। अब रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्ट में क्या है, मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था आपको कि फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट्स को एक मीडिएटर को बेचना पड़ता है, वो उस प्रोडक्ट को लेके जाता है मार्केट तक। अब उसके पास एक ट्रांसपोर्टेबल आइटम, मतलब एक उसने रेफ्रिजरेटेड एक अपनी बॉक्स बना लिया है, अपने व्हीकल में लगा लिया है, ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, अब वो मांगेगा हायर रेट। क्यों मांगेगा? क्योंकि अब वो कहेगा कि मैं रेफ्रिजरेटर जो मैंने लगाया है इसका भी खर्चा लग रहा है, क्योंकि इसमें जनरेटर से चल रहा है ये काम मेरा। तो उससे प्राइस बढ़ता जा रहा है ना, कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है ना। तो फार्मर को अब सस्ते दाम, अब वो क्या कहेगा फार्मर्स को कि मेरा रेफ्रिजरेटर का खर्चा है इसमें, इवन जो मैं ट्रैक्टर है या जो भी वो व्हीकल ले रखा है उसने, कहेगा उसमें डीजल का भी खर्चा है। तो उससे क्या आएगा, सस्ते दामों पर फार्मर से वो प्रोडक्ट उठा लेगा। तो रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट बहुत लिमिटेड अमाउंट में है और टाइमली अफेक्ट करता है सप्लाई चेन एफिशिएंसी को, राइट। देन आ जाता है आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड रेगुलेशंस। जितने भी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कंज्यूमर के लिए भी, इवन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला होता है उसके लिए भी एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो इससे क्या आ जाएगी, इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है क्वालिटी मेकिंग मार्केट बनाने के लिए, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड को मैच करने में उसको टाइम लग जाएगा। अब दूसरा चैलेंज क्या है कि जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो तो अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मैच करने में बेचारों का इतना खर्चा लग जाता है, उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। कॉस्टिंग बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, जो मेन जो मार्केट में प्ले कर रहा होगा, जो बड़ा आदमी होगा, वो उन स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है, बट वो आप ये देखोगे रॉ मटेरियल प्लस जितना भी जो मटेरियल है उसको सस्ते दामों में उठा के एक सस्ते रेट में बेच पा रहा है, क्योंकि थोक में उठा रहा है, थोक में बेच रहा है, होलसेल प्राइस पे बेच रहा है। जबकि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस वाले होंगे उनका क्या इशू आ जाता है कि इन रेगुलेटर जितने भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करने में उनको बहुत पैसा लग जाएगा और इतना उनका बजट नहीं है। तो ये चैलेंज बन के रह गया है, क्वालिटी स्टैंडर्ड एक रेगुलेशन बन के एक चैलेंज बन के रह गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका मार्केट एक्सेस एंड द कंज्यूमर अवेयरनेस। आपने देखा होगा लिमिटेड मार्केट नॉलेज है, स्मॉल एंड मीडियम प्रोसेसर्स को पता ही नहीं है, स्ट्रगल करते रहते हैं। और जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी प्रेफरेंसेस देखनी होती हैं, बैरियर लग जाता है, क्योंकि कंज्यूमर की प्रेफरेंस आपने देखा अब ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। अब फार्मर्स को धीरे धीरे पता लगा था, पहले पेस्टिसाइड्स ज़्यादा कर, क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा थी। आपने देखा होगा फार्मर्स में क्या होता था, पहले प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा कर दी गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा राइस उगाओ, है ना। तो पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है तो अब लोगों की क्या डिमांड आ रही है कंज्यूमर्स की, कि अब हमें क्या चाहिए, ऑर्गेनिक फूड चाहिए। अब ऑर्गेनिक फूड चाहिए तो उसमें तो ऑर्गेनिक खाद डलेगा, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स डलेंगे, सब कुछ ऑर्गेनिक रहेगा उसमें। तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगी। तो कंज्यूमर जो अवेयरनेसेस है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, वो एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं मार्केट पेनिट्रेशन में। एक इंटीग्रेशन होना चाहिए किसके बीच में, फार्मर्स और रिटेलर्स के बीच में। एक प्रोसेसर्स जो है इनएफिशिएंट एक लिंक बना देता है ये सब, ठीक है। देन आपका क्या होता है, एक्सेस टू फाइनेंस। स्मॉल फार्मर्स के लिए, इवन स्मॉल फूड प्रोसेसर्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन के रह गया है ये, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉर टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, इनके पास पैसा है नहीं। अब ये क्या करेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाएंगे, मार्केट से पैसा उठाएंगे तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो इससे फूड की जो प्रोडक्शन हो रही है वो रेट बढ़ जाएगा एट द एंड किसके पास जा रहा है वो रेट, कंज्यूमर्स के पास जा रहा है। कंज्यूमर को वही प्रोडक्ट, मैं कहूँ अगर 50 रुपीज़ में एक बड़ा मार्केट वाला, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी एक 50 रुपये का प्रोडक्ट बेच रही है, वही अगर स्मॉल जो प्रोड्यूसर है, स्मॉल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाला है, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ही 50 रुपये आ रही है, तो वो कैसे कम्पीट कर पाएगा इससे, आप बताइए, ठीक है। तो ये एक्सेस टू फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो इनका इशू आ रहा है ये नहीं हो पाएगा इससे। नेक्स्ट है आपके टेक्नोलॉजिकल जितने भी चैलेंजेस हैं, मॉडर्न टेक्निक्स नहीं पता है स्मॉल प्रोसेसर्स को, पैकेजिंग में इश्यूज़ आ रहा है, ठीक है। और आपने देखा होगा इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी नॉन, उनको पता ही नहीं है, तो इनसे क्या आ रहा है, इनएफिशिएंसी आएगी, कॉम्पिटिटिवनेस उनका घट जाएगा। मार्केट का कॉम्पिटिटिवनेस घट गया तो वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या आ गया, आपका टेक्नोलॉजिकल चैलेंज हो गया। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या था कि लगभग 92,651 करोड़ पर ईयर, अगर कॉस्टिंग रेट के हिसाब से देखें, प्राइस के हिसाब से देखें, तो इतना लॉस हो रहा है हर साल। अब आप यही सोचेंगे कि इतने तो लोग भूखे भी मर रहे हैं, उनको ही दे दिया जाए। तो सिग्निफिकेंट पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बचाने के लिए आपके पास एडिक्वेट स्टोरेज होना चाहिए, जो कि है नहीं, पुअर है।
इनएडिक्वेट स्टोरेज है, पुअर प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उनके पास, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, तो वो फ्रूट प्रोसेसिंग नहीं कर पाते। तो मेनली कौन मुकाबला कर रहा है इनका? मल्टीनेशनल कंपनीज कर रही हैं। तो स्मॉल फार्मर्स के लिए ये हेल्पफुल नहीं है। तो ये हमने जितने भी चैलेंजेस थे, जितने भी इम्पेडिमेंट्स थे मार्केटिंग में, सप्लाई चेन को लेके, ये हमने एक एक करके डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, रोल ऑफ ई कॉमर्स इन ओवरकमिंग दिस बोटलनेक। अब आप देखेंगे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, स्विगी, ब्लिंकिट, अब ये कर क्या रहे हैं? जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये फार्मर से कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ से अपना रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और प्रोडक्ट मटेरियल को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाया जा रहा है। तो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, जिसमें आपका बिग बास्केट आ गया, ग्रोफर आ गया, तो जो डायरेक्ट एक्सेस कर जाएगा कंज्यूमर को, जिसमें हमने बिचौलिया था जो देखो रॉ मटेरियल को लेके आ रहा था एक मार्केट तक, उस मार्केट में बेचा जा रहा था उस प्रोडक्ट को, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले रहा था, अब वो बाईपास कर दिया गया है उसको। इससे प्रॉफिट इंप्रूव होगा, बोथ साइड प्रॉफिट इंप्रूव होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले को भी प्रॉफिट बढ़ रहा है और फार्मर को भी बढ़ रहा है। वाइड मार्केट रीच, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत जाएगी। अब असम की टी आप घर बैठे मंगा सकते हैं, और डायरेक्ट फार्मर से आएगी वो, मतलब या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ की जो है वहाँ से डायरेक्ट आएगी। तो इससे मार्केट बेस बढ़ा है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे आपने देखा होगा, ठीक है। साउथ की आप कॉफ़ी मंगा सकते हैं इसी से। तो क्या करेगा, एक्सपेंड हो रहा है इससे लोकल और नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक। जो फूड प्रोसेसर हैं उनको बॉर्डर कंज्यूमर्स भी, बेस भी उनका बढ़ता जा रहा है। तो एट दी एंड मैंने आपका क्या बताया था, एफडीआई इनफ्लो बढ़ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इवन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है, और एट दी एंड इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिससे आपका क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो इंडिया की बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आपका रिड्यूसिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, जितना भी इन टाइम डिलीवरी हो रही है, इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे क्या, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लगा लीजिए रेफ्रिजरेटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अब वो मीडिएटर तो खाता है पैसे, तो जितना भी स्टोरेज कॉस्ट होगा, अब कोल्ड स्टोरेज के लिए हमें रखना पड़ेगा प्रोडक्ट पहले। फार्मर क्या करेंगे, या इवन जो छोटे फूड प्रोसेसर्स क्या करेंगे, अब उस प्रोडक्ट को जैसे बाय कर लिया, अब उनको थोड़े दिन के लिए रखना पड़ेगा क्योंकि सेल भी करना है। तो सेल करने के लिए वो कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए उनके पास, या प्रॉपर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पर वो उनको स्टोर कर सके, देन उनको सप्लाई करेंगे आगे। बट मैं अगर ये इन्वेंट्री कॉस्ट ही हटा दूँ, ऑनलाइन चल रहा है सब, इन टाइम डिलीवरी चल रही है, आप जो फूड प्रोसेसर है वो डायरेक्ट फार्मर से डिमांड कर रहे हैं, आप मेरे को इतना प्रोडक्ट दो, फूड प्रोसेस उसको प्रोसेसिंग करके, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट घट गया, जितने भी लार्ज इन्वेंट्रीज हैं वो घट गई, एफिशिएंसी बढ़ेगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ठीक है। तो ये सारा आपका इन्वेंट्री कॉस्ट घट गई है। इससे पता चल गया कंज्यूमर की डिमांड कितनी आ रही है, तो उस हिसाब से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जाएगा और इन टाइम डिलीवरी उसको करता जाएगा। डाटा ड्रिवन इनसाइट्स देखे जाएंगे। वैल्यूएबल एनालिटिक्स, मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है, मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, ऑर्गेनिक का ट्रेंड चल रहा है तो ऑर्गेनिक फूड दो, ठीक है। कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उस पर फोकस किया जाएगा फूड प्रोसेसर्स के द्वारा, और वो फूड प्रोसेसर डायरेक्ट लिंक इनका किसके साथ है, फार्मर्स के कितने हैं, फार्मर्स के साथ है, तो वो क्या कहेंगे फार्मर को, आप हमें इतना प्रोडक्ट ये वाला दीजिए, वो देंगे। मैंने अभी आपको समझाया था ना कि फार्मर को पहले क्या कहा गया था, ग्रीन हाउस नहीं सॉरी, उसमें कि आप ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिए बोला गया था, बट हुआ क्या, प्रोडक्शन के लिए क्या कर रहा था वो, फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहा था, पेस्टिसाइड का ज़्यादा यूज़ कर रहा था। अब डिमांड क्या आ रही है, ऑर्गेनिक फूड की, कहाँ से पता चला, वैल्यूएबल एनालिटिक्स से पता चला कि लोग अब सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कंज्यूमर प्रेफर करेंगे, मार्केट ट्रेंड्स पता चल जाता है, जिससे फूड प्रोसेसर एडजस्ट करेगा स्ट्रेटजीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटीग्रेशन विद द लॉजिस्टिक। अब लॉजिस्टिक का एग्जांपल लेते हैं कि अब पता चल गया मुझे असम टी मंगानी है, असम का एक हब बना दिया गया है, असम हब। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पे असम से टी ही मंगाई जा रही हो, यहाँ पे और भी बाकी प्रोडक्ट्स मंगाए जा सकते हैं, वुलन की कोई चीज़ हो गई या कुछ भी कोई चीज़ है जो वहाँ पे फेमस है, अब ये डायरेक्ट जाएगी इस हब तक। अब ये प्रोडक्ट जाना है, फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ जयपुर, बट ये पहले कहाँ जाएगा, दिल्ली हब में। दिल्ली हब जो बनाया गया है, यहाँ से अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, यहाँ से फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर से केसर भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यूपी से आप लगा लीजिए गेहूँ भी आ रहा है, राइस आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। ये दिल्ली हब में आ गया। अब दिल्ली हब से मैं कह रहा हूँ अब इसको यहाँ प्रोडक्ट भेजने, फॉर एग्जांपल गुजरात जाना है, जयपुर जाना है, ठीक है,
पंजाब जाना है तो ये जा सकता है प्रोडक्ट। तो इससे पार्टनरशिप हो रही है लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स की आपस में, तो इससे कॉस्टिंग घट गई। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन एक ही हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट हो या आपका रोड ट्रांसपोर्ट हो, वो अब एक मिल के चल रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप हो गई है उनके बीच कि अब असम से यहाँ से इस हब तक यहाँ ये पहुँचाएंगे। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गई है सप्लाई चेन में, तो इम्प्रूव करेगा डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंसी, और डिलीवरी टाइम भी रिड्यूस होगा इससे। जैसे डेली डिलीवरी पहुंचती रहेगी ना, असम से अब डेली ट्रक चल रहा है, तो डेली डिलीवरी टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। अब मैं इसी का एग्जांपल आपको समझ में आ गया इसका एग्जांपल के थ्रू कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गई। अब उस कॉस्ट जो भी प्रोडक्ट था, मैं अगर डायरेक्ट पहुँचाना होता मुझे बस असम टी चाहिए, ठीक है। अब ये असम टी मैंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया, अब ये डिलीवरी करने के लिए अलग से अकेला भेजेगा मान लो, तो ये प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैंने दिल्ली मंगाई तो। बट मैं यही कह दूं कि ये प्रोडक्ट असम टी जो है, अब पहले असम हब से जाएगा, इसका डायरेक्ट डायरेक्ट कॉस्ट कितना पड़ रहा है फ़्लाइट से अगर मंगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल 500 पड़ रहा है। बट ये 2 दिन डिले लगा लो या ऑन टाइम डिलीवरी है, इसका तो चलो हो गया 1 दिन के अंदर पहुँच जाएगा, 2 दिन के अंदर पहुँच जाएगा। बट ये आपका पहुँच रहा है 4 दिन के अंदर, 4 डेज़ के अंदर। बट ये ले रहा है आपसे 50 रुपीज़, तो सीधा 10 टाइम डिक्रीज़ हो गया है। तो इससे पार्टनरशिप लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप की वजह से एक तो डिलीवरी टाइम भी रिड्यूस होगा, कॉस्टिंग भी रिड्यूस होगी, तो इससे जो फूड प्रोसेसर है उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग, अब जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच गया, बीच में बिचौलिए का जो कॉस्ट बच गया, ठीक है, डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है। मतलब अपना जो फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ऑर्डर्स आते थे पहले, अब आपके थाउजेंड्स में ऑर्डर आ रहे हैं, इवन 10Ks में ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्रीज कॉस्ट घट गई है, तो अब उस कॉस्ट को आपको कहाँ लगाना है? मेनली ब्रांडिंग पे, ताकि विजिबिलिटी बढ़े आपकी, ठीक है। टू प्रमोट देयर ब्रांड टू कंज्यूमर्स, और टारगेट किया जाए, कस्टमर के फीडबैक्स लिए जाए, उनकी लॉयल्टी चेक की जाए कि ये क्या ये प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर हो रहा है, नंबर 1, आपका ये प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया। तो ये हमने देखा है ना, अमेज़ोन से जो भी ऑर्डर करते हैं सबसे पहले हम उस प्रोडक्ट की क्या देखते हैं? रेटिंग देखते हैं ना सबसे पहले, कि कितनी उसकी रेटिंग है। आप ये है ना, वही प्रोडक्ट अगर 4+ रेटिंग है और वही उसमें 25K तक ज़्यादा वोट आई हुई हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को ले लेंगे। यही आपको कस्टमर फीडबैक में हेल्प करेगा, आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएगा। सेम आपका आता है, आपने फैसिलिटेट पेमेंट सॉल्यूशंस में आपने देखा होगा, ऑनलाइन डिलीवरी है, ऑनलाइन पेमेंट है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी आजकल चल रहा है, तो इससे सिंप्लीफाइड ट्रांजेक्शन्स हो गई है, कोई इशू ही नहीं आ रहा है ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। प्रमोट कर रहा है बिजनेस एफिशिएंसी, और जितने भी फाइनेंशियल बैरियर्स हैं वो रिड्यूस हो रही है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका सब स्पॉट फॉर स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। क्यों? अब क्योंकि ऑनलाइन उतर गए हैं सब, ऑनलाइन उतर गए हैं, तो बिग बास्केट आपका ग्रोफर हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इन चीज़ों की। तो ई कॉमर्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी मैनेजमेंट्स में, डिजिटल मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी से, इससे एम्पावर होगा। जितना भी फूड प्रोसेसर अडेप्ट करेगा न्यू मार्केटिंग डायनामिक्स को देखते हुए, ये हेल्प करेगा। तो आपने ये सारी चीज़ डिस्कस करते हुए सारा कुछ बता देना है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रेज़ ऑफ गोल्ड इन इंडियंस में आपने देखा होगा क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। आप किसी में ही चले जाइए, अब आपने एग्जांपल ले लीजिए दिवाली पे, ले लीजिए धनतेरस, और किसी का एग्जांपल ले लिए शादी में कितना किसी ने गोल्ड चढ़ाया है, तो सेम हर चीज़ गोल्ड से रिलेटेड हो जाती है। तो क्रेज़ फॉर गोल्ड इन इंडियंस हैज़ लेड टू सर्ज इन इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड इन रिसेंट ईयर एंड पुट प्रेशर ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ रुपी एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके बजट वाले पार्ट में कराया था। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा था हमने, क्या देखा था उसमें? इंपोर्ट बहुत हो रहा है एक्सपोर्ट की बजाय, तो इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इंपोर्ट किस चीज़ का कर रहे हैं, क्यों ना उसको मेक इन इंडिया किया जाए, एफडीआई इनफ्लो बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसमें पता चला कि क्रेज़ ऑफ गोल्ड इन इंडियंस ये बढ़ता जा रहा है, और इससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी है उस पर प्रेशर आ रहा है। तो इन व्यू ऑफ दिस एग्जामिन करना है इसके मेरिट ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अब ये 2015 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, जीएस पेपर 3 में, तो 2015 की ही ये स्कीम है। तो समझ रहे हो आप,
मतलब करंट रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने यहाँ देख लेते हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 में आई थी। डिपॉजिटर्स को क्या दिया गया? अब आपने देखा होगा इंडिया में डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, मतलब जो गोल्ड बाय करते हैं, आपने देखा होगा अब ज़्यादा तो डालते नहीं हैं। क्या करेंगे उसको, गोल्ड में, गोल्ड का लॉक कर लेंगे बैंकों में और वहाँ पे अपने सेफली रख देंगे, या इवन घरों में देखा होगा घरों में अपने सेफली रख देते हैं। बट घर में चोरी का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं तो बैंकों में लॉक कर ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसा करने की बजाय क्यों ना डिपॉजिटर को वो उस गोल्ड को उनसे लिया जाए और उनको बताया जाए कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलेगी। यानी उसको बोला गया मेटल अकाउंट्स। मेटल अकाउंट्स में क्या मिलेगा, शॉर्ट टर्म पे, या मतलब जैसे 1 से 3 साल के बीच में अगर आप अपना गोल्ड जमा कर रहे हैं हमारे पास, तो 2.25% का इंटरेस्ट देंगे। लॉन्ग टर्म रखेंगे तो 2.25% 50 का रखेंगे। तो प्रॉफिट, और सबसे बड़ी चीज़ जो ये प्रॉफिट जो हो रहा है इसको प्रॉफिट ही कहेंगे। एग्जेम्प्ट किया गया है कैपिटल गेन टैक्स से। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमने जो ज्वेलरी दी थी क्या एग्जैक्ट कंडीशन में मिलेगी? नो, ज्वेलरी उसके एग्जैक्ट कंडीशन में नहीं मिलेगी। आपने फॉर एग्जांपल 10 ग्राम, मिनिमम 10 ग्राम है इसमें, कभी आप 2 ग्राम या 5 ग्राम या सॉरी 30 ग्राम है, ठीक है। इसमें अब ये नहीं है कि कभी जाओ कि मेरे को 5 ग्राम का ये है, ये मेरा मेटेलिक अकाउंट ओपन कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें क्या रहेगा, ज्वेलरी क्या करेंगे एग्जैक्ट कंडीशन में नहीं मिलेगी, आपको गोल्ड कॉइन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 50 ग्राम जमा कराया है, उसमें आपको मान लो 3 साल बाद आपको रिटर्न चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट कंडीशन में मिले, आपको इसका कैश मिल जाएगा जो उस टाइम पे रेट चल रहा है, या तो या गोल्ड कॉइन या बार आपको जो भी होगा उस टाइप से वो मिल जाएगा विद 2.25 या शॉर्ट टर्म में जितने भी आपने पैसा लिया है। तो ये स्कीम लाने का मेन मोटिव था। अब इसमें बताना है आपको, मेरिट्स बतानी है सबसे बड़ी चीज़। सबसे बड़ी मेरिट तो यही होगी ना, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी घट जाएगी। अब गोल्ड लोग डिपॉजिट, अब गोल्ड की डिमांड क्या है, लोगों को दिखावा करना है। अब दिखावा तो ये बात है मेटेलिक अकाउंट से भी कर सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं है। कुछ लोग दिखावा भी नहीं करते, वो उसको क्या करते हैं, सेफ में रख देंगे। तो रिड्यूस करेगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी, मतलब जो हम गोल्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ता जा रहा है, इस कंडीशन से बच जाएंगे। एनकरेज करेंगे डिपॉजिटर्स को कि आप गोल्ड लेके आइए बैंकों में, और डिपेंडेंसी गोल्ड इंपोर्ट की हमारी कम हो जाएगी। तो इंक्रीज़ हो जाएगा डोमेस्टिक गोल्ड, गोल्ड जितनी भी होल्डिंग आपने, इवन डाटा में यही आया है कि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है, बट वो मेटेलिक अकाउंट में नहीं है। पता ही नहीं है लोगों के, मतलब इकॉनमी में इतना दिख ही नहीं रहा है। वो दिखेगा कैसे, जब अकाउंट ओपन हो जाएंगे तो पता लग जाएगा। तो मोनेटाइज कर दिया जितना भी ख़राब गोल्ड, या मतलब जो रखा हुआ गोल्ड था, घरों में रखा है या किसी की सेफ में रखा है या बैंकों में लॉकर्स लेके रखा है, तो अलाउ करेगा जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा फिजिकल गोल्ड में, अपना मेटेलिक अकाउंट बनाइए और इंटरेस्ट पेमेंट ले जाइए, या बाद में आपको जब चाहिए वो गोल्ड आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। सेम कंडीशन नहीं है बट आपको गोल्ड मिल जाएगा। तो हेल्प करेगा जितना मोनेटाइजेशन में, और इकोनॉमी में हेल्प करेगा। अब जितना गोल्ड आ रहा है, अब आपने देखा होगा इवन आरबीआई भी होल्ड करता है, इवन बैंक्स भी होल्ड करते हैं गोल्ड को, तो इससे इकोनॉमी में जो आप ये कह सकते हैं रुका हुआ पैसा या दबा हुआ पैसा निकलता है, उस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा बाय द आरबीआई। आरबीआई कैसे करेगी, अब एट द एंड गोल्ड किसके पास आ रहा है, आरबीआई के पास आ रहा है। अब आरबीआई क्या करेगा, इस, अब बैंकों के पास आ रहा है ना, अब बैंक किसको देंगे, आरबीआई को। अब इससे क्या आएगा, मनी। अब इस मनी कौन लेके जाएगा, बैंक लेके जाएंगे। अब बैंक क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स को पैसा देंगे। इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे कहाँ पर, मार्केट में। इससे क्या होगा, एट द एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और मार्केट में पैसा बढ़ेगा। तो जनरेट इन्वेस्टमेंट, वही बात बात आ गई। तो डिपॉजिटर्स क्या करेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा, इंसेंटिवाइज मिलेगी। तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जितने भी बैंकर्स हैं उनको पैसा मिलेगा। गोल्ड डिपॉजिट करेंगे तो गोल्ड को कहाँ लेके जाएंगे, आरबीआई के पास, बदले में क्या लाएंगे, पैसा। पैसा को क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, और एट द एंड क्या होगी, स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। देन नेक्स्ट आ जाता है डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट। डिपॉजिटर्स को डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा जितना भी, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन फिजिकल गोल्ड को छोड़ के, केवल फिजिकल गोल्ड पे आपको नहीं रुके रहना है, ठीक है। बैलेंस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन जाएगा, जितना भी रिस्क एसोसिएटेड विद द गोल्ड है वो घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन बैंक रिजर्व बढ़ेगा।
बैंक कैन डिपॉजिट गोल्ड टू इंक्रीज देयर रिजर्व, प्रोवाइड करेगा मोर लिक्विडिटी फॉर द लैंडिंग। ये मैंने अभी बताया ना कि बैंक कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास। अब इनको बदले में क्या मिलेगा, कैश। कैश को क्या यूटिलाइज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या मतलब लैंड करेंगे इंटरेस्ट रेट पे। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, सपोर्ट करेगा स्मॉल बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को पैसा मिलेगा, कम रेट पे इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। तो उससे एट दी एंड क्या हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, मार्केट में पैसा इनफ्लो बढ़ता जा रहा है। तो इससे बूस्ट मार्केटिंग रिजर्व बढ़ेगा, इंक्रीज फाइनेंस इंक्लूजन। अब मेटलिक अकाउंट है, आइडल आपका वो पड़ा हुआ है, गोल्ड पड़ा हुआ है, घरों में गोल्ड पड़ा हुआ है, वेस्ट है। अब मेटलिक अकाउंट ओपन हो गया तो मतलब मेटलिक अकाउंट ओपन हुआ मतलब आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया इन द बैंक। तो इससे प्रमोट करेगा जितने फॉर्मल बैंकर्स हैं उन अपने, रेदर देन देयर रिलायंस ऑन द फिजिकल गोल्ड पे आप रिलाई नहीं करें, अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन से या अपना बैंक में अकाउंट ओपन कीजिए। तो एजुकेट करेगा लोगों को, बेनिफिट मिलेगी इस स्कीम से, एनहांस करेगा, ट्रस्ट बनेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो सस्टेन गोल्ड मार्केट, अब इससे स्टेबलाइज हो जाएगी गोल्ड मार्केट कैसे। अब गोल्ड को घर में नहीं स्टोर किया जा रहा है, उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, मेटलिक अकाउंट बनाया गया है, ठीक है। तो जितना भी वोल्टिलिटी आ रही है, फ्लक्चुएट हो रहा है इंपोर्ट से, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ रहा है घट रहा है, वो अब हमारा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इससे हमारी स्टेबलाइजेशन आ जाएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ, गोल्ड मार्केट एक तरह से सस्टेनेबल हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, प्राइस ऑफ गोल्ड आपका सस्टेनेबल हो जाएगा ओवर ड्यू टू द मोर स्टेबल डोमेस्टिक डिमांड की वजह से। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, जितने भी गोल्ड होल्डर्स हैं क्रिएट किया जाएगा, एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बना दिया जाएगा फॉर गोल्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इससे क्या बचेगा, ब्लैक जो मनी है कॉम्बैट किया जाएगा, उससे इलीगल मनी फ्लो जो या गोल्ड ट्रेडिंग जो हो रही थी वो रुक जाएगी। प्रमोट करेगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दिस सेक्टर। तो ये आपकी जितने भी मेन इंपॉर्टेंट मेरिट्स थी ये हमने डिस्कस की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से रिलेटेड, और 2015 में मैंने आपको अभी बता दिया है कि ये क्यों पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए, एक आपका गोल्ड मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, दूसरा आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। इन दोनों क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करके देखिए, बहुत इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।